कहानी की शुरुआत होती है। समुंदर के किनारे फैली एक अजीब और रहस्यमय खामोशी से हमें एक आदमी दिखाई देता है जो बेहोशी की हालत में रेत पर पड़ा होता है। उसके कपड़े भीगे हुए हैं, शरीर थका हुआ है और सांसें बहुत भारी चल रही होती हैं, जैसे वह किसी बेहद लंबे और खतरनाक सफर से लौटकर यहाँ गिर पड़ा हो। कुछ ही पलों बाद वहाँ जापानी सैनिक पहुँचते हैं। वे बिना कोई सवाल किए उस आदमी को उठाते हैं और अपने साथ एक बड़े और शाही महल के अंदर ले जाते हैं। महल के अंदर का माहौल बेहद शांत और गंभीर होता है। लकड़ी की दीवारें, ऊंची छतें और हर तरफ फैली खामोशी किसी आने वाले खतरे का संकेत देती है। उसी विशाल कमरे में एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा होता है। उसकी आंखों में उम्र की थकान जरूर होती है, लेकिन उसके पीछे अनुभव और ताकत की चमक साफ दिखाई देती है। बूढ़ा आदमी उस बेहोश पड़े शख्स को ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर उसके हाथ में पड़े एक छोटे से धातु के टॉप पर जाती है। वो टॉप को उठाकर हल्के से घुमा देता है। टॉप घूमने लगता है और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। कैमरा उस घूमते हुए टॉप पे टिक जाता है और यहीं से कहानी अचानक पीछे की तरफ मुड़ जाती है। अब हम खुद को एक शानदार और शाही कमरे में पाते हैं। वही आदमी अब पूरी तरह होश में बैठा होता है। उसका नाम टॉम कॉब है। उसके सामने एक अमीर जापानी बिजनेसमैन बैठा होता है जो चाहता है कि उसके दिमाग से एक बेहद जरूरी राज निकाला जाए। बातचीत सामान्य लगती है, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव मौजूद होता है। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है कि ये कोई आम मीटिंग नहीं है। यही पहली बार हमें पता चलता है कि कॉब कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक ऐसा चोर है जो तिजोरियां नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग चुराता है, और वह भी सपनों के जरिए। कॉब अपने पार्टनर आर्थर के साथ एक खास मशीन की मदद से उस आदमी के सपने में घुस चुका होता है। बिजनेसमैन को लगता है कि वह पूरी तरह होश में है, लेकिन असल में वह अपने ही दिमाग के बनाए हुए एक नकली संसार में बैठा होता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लगता है। कॉब धीरे धीरे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चीजें बदलने लगती हैं। कमरे की दीवारें हल्की हल्की हिलने लगती हैं। बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ ही पलों में हथियार बंद लोग कमरे में घुस आते हैं और बिना कुछ कहे हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। कॉब उसी पल समझ जाता है कि सामने बैठा आदमी अब उनके खिलाफ हो चुका है। उसका सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया है और अब वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। सपना अस्थिर होने लगता है। कॉब और आर्थर एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह मिशन फेल हो चुका है। अगले ही पल जोर का झटका लगता है और दोनों एक बाथटब में गिरते हैं। पानी चारों तरफ फैल जाता है। वे हाँफते हुए आंखें खोलते हैं और तब साफ हो जाता है कि ये सब एक सपना था जो एक चलती हुई ट्रेन के अंदर चल रहा था। ट्रेन के अंदर वही अमीर बिजनेसमैन अब गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ जिज्ञासा भी होती है। वह कॉब को गौर से देखता है और फिर एक ऐसा सवाल करता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वह पूछता है कि तुम लोगों के दिमाग से राज चुरा सकते हो, लेकिन क्या तुम किसी के दिमाग में कोई नया आइडिया डाल भी सकते हो? यानी क्या तुम इंसेप्शन कर सकते हो? यह शब्द सुनते ही कॉब का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत मना कर देता है। वह जानता है कि किसी के दिमाग में विचार डालना चोरी से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। इसके बाद कहानी कॉब की निजी जिंदगी की तरफ बढ़ती है। कॉब एक होटल के कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके सामने उसके बच्चों की तस्वीरें रखी होती हैं। वह उन्हें देखता है, छूना चाहता है, लेकिन जानता है कि वह उनके पास नहीं जा सकता। कॉब अमेरिका नहीं लौट सकता क्योंकि उस पर अपनी पत्नी माल की मौत का आरोप लगा होता है। माल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह कॉब के दिमाग में अब भी जिंदा है। वह बार बार उसके सपनों में आती है। हर बार जब माल दिखाई देती है, सपना खतरनाक हो जाता है। माल सिर्फ एक याद नहीं है, वह कॉब का अपराध बोध है। वह उसे हर बार याद दिलाती है कि उसने क्या खोया है और किस वजह से खोया है। बाहर से कॉब शांत दिखता है, लेकिन अंदर उसके दिमाग में लगातार जंग चल रही होती है। यही वजह है कि वह इंसेप्शन से डरता है। कॉब के सामने रखा गया ऑफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैसला बन चुका होता है। एक तरफ उसकी अंतरात्मा उसे रोकती है, तो दूसरी तरफ उसके बच्चों की तस्वीरें उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं। वह जानता है कि अगर उसने यह काम स्वीकार कर लिया तो शायद ये उसकी आखिरी मिशन होगी, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो वह जिंदगी भर अपने बच्चों से दूर ही रहेगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद कॉब हामी भर देता है। उसी पल वह अमीर बिजनेसमैन हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कॉब मना नहीं करेगा। अब कॉब को इस मिशन के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद टीम की जरूरत होती है। सबसे पहले वह अपने पुराने साथी आर्थर के साथ बैठता है। आर्थर इस काम में बेहद प्रोफेशनल होता है। उसके लिए सपनों की दुनिया भावनाओं की जगह नियमों और गणनाओं से चलती है। वह हर चीज को प्लान करता है, कितने लेवल होंगे, किस लेवल में कितना समय बीतेगा और किस पल किक दी जाएगी। आर्थर जानता है कि एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसके बाद कॉब एक
नई लड़की से मिलता है जिसका नाम एरियाडने होता है। वो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट होती है जो इमारतों को डिजाइन करने में माहिर होती है। कॉब उसे सीधे कुछ नहीं बताता बल्कि उसे एक टेस्ट देने का फैसला करता है। वो एरियाडने को एक सपने में ले जाता है। शुरुआत में एरियाडने को लगता है कि वह हकीकत में चल रही है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होने लगता है कि आसपास की दुनिया अजीब तरह से बदल रही है। सड़कें धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं, इमारतें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और पूरा शहर अपने आप पर फोल्ड होने लगता है। यह देखकर एरियाडने हैरान रह जाती है। वह घबराती नहीं बल्कि सवाल पूछने लगती है। यही बात कॉब को प्रभावित करती है। उसे समझ आ जाता है कि एरियाडने सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि मजबूत दिमाग वाली भी है। कॉब उसे सपनों के नियम समझाता है कि सपनों में सब कुछ दिमाग से बनता है, लेकिन अगर इंसान ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करे तो सपना टूट सकता है। इसी सपने के दौरान पहली बार एरियाडने कुछ बहुत खतरनाक देखती है। अचानक एक औरत प्रकट होती है और बिना किसी चेतावनी के कॉब पर हमला कर देती है। ये औरत कोई आम प्रोजेक्शन नहीं होती। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अपनापन तीनों एक साथ होते हैं। यही माल होती है कॉब की पत्नी। सपना तुरंत अस्थिर हो जाता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। एरियाडने समझ जाती है कि कॉब कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। बाहर आकर कॉब उसे सच बताता है। वो बताता है कि माल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें और अपराध बोध उसके दिमाग में अब भी जिंदा है। वह ये भी बताता है कि सपनों में दिखने वाली माल असली नहीं बल्कि उसके दिमाग का ही एक हिस्सा है। एरियाडने को एहसास होता है कि इस मिशन में सबसे बड़ा खतरा बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि खुद कॉब का दिमाग है। इसके बाद टीम में ईम्स शामिल होता है। ईम्स एक ऐसा इंसान होता है जो सपनों में किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकता है। वह मजाकिया और आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन अंदर से वह भी थका हुआ होता है। वह जानता है कि सपनों की दुनिया जितनी आजादी देती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। आखिरी सदस्य होता है यूसुफ, जो इतनी गहरी नींद की दवा बनाता है कि इंसान एक नहीं बल्कि कई लेवल नीचे चला जाता है। यूसुफ साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि इस दवा के साथ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई सपने में मर गया तो वह सीधे लिम्बो में चला जाएगा। यही कॉब पहली बार लिम्बो के बारे में खुलकर बताता है। वह समझाता है कि लिम्बो सपनों का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक स्तर है, जहाँ समय का कोई मतलब नहीं होता। वहाँ इंसान सालों फंसा रह सकता है और असली दुनिया को भूल सकता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह खुद कभी लिम्बो में फंस चुका है अपनी पत्नी माल के साथ। वहीं उसने वह गलती की थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कॉब बताता है कि लिम्बो में फंसे होने के दौरान उसने माल के दिमाग में एक छोटा सा विचार डाल दिया था कि यह दुनिया असली नहीं है। वह चाहता था कि वे वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन जब वे असली दुनिया में लौटे तो वही विचार माल के दिमाग में जड़ जमा चुका था। माल हर चीज को सपना मानने लगी थी। उसी सोच ने आखिरकार उसकी जान ले ली। यही अपराध बोध कॉब को हर सपने में सताता है। अब टीम पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। टारगेट होता है रॉबर्ट फिशर, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। उनका मकसद उसके दिमाग से कुछ चुराना नहीं बल्कि उसके दिमाग में एक नया विचार डालना होता है, एक ऐसा विचार जिसे वह अपना समझे। यही असली इंसेप्शन होती है। अब तक सब कुछ सिर्फ तैयारी थी, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला होता है। टीम पूरी तरह तैयार होती है और सही मौके का इंतजार करती है। वह मौका एक लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप में सामने आता है। प्लेन के अंदर सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग अपनी सीटों पर बैठे होते हैं, एयर होस्टेस चल रही होती है और इंजन की हल्की आवाज माहौल में गूंज रही होती है। लेकिन इस सामान्य दिखने वाले माहौल के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि कुछ ही मिनटों में वे हकीकत से कटकर किसी और ही दुनिया में जाने वाले हैं। कॉब, आर्थर, एरियाडने, ईम्स और यूसुफ अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। थोड़ी दूरी पर रॉबर्ट फिशर बैठा होता है। वह शांत दिखता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका दिमाग जल्द ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। कॉब एक पल के लिए उसे देखता है। उसके मन में हल्का सा संकोच आता है कि क्या यह सही है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ जाता है और वह अपने फैसले पर कायम रहता है। जैसे ही प्लेन आसमान में स्थिर होता है, यूसुफ बहुत सावधानी से अपनी बनाई हुई दवा निकालता है। वह सबको आखिरी बार चेतावनी देता है कि यह नींद बहुत गहरी होगी। कोई भी अगर गलत समय पर मरा तो वह सीधे लिम्बो में चला जाएगा। वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सब लोग चुपचाप सिर हिलाते हैं। अब कोई सवाल नहीं बचा होता। एक एक करके सब लोग दवा लेते हैं और धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। कॉब सबसे आखिर में आंखें बंद करता है, जैसे खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा हो। पहला सपना एक बारिश से भरे शहर में खुलता है। चारों तरफ पानी गिर रहा होता है, सड़कें चमक रही होती हैं और आसमान भारी लगता है। सब लोग एक गाड़ी में बैठे होते हैं। शुरुआत में सब कुछ कंट्रोल में लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में कॉब को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। सड़क के किनारे खड़े लोग उन्हें घूरने लगते हैं। उनकी नजरों में अजीब सी सख्ती होती है, जैसे वे जानते हों कि कोई बाहरी घुसपैठ हो रही है। अचानक वही लोग हथियार निकाल लेते हैं और बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते हैं। गोलियां चलने लगती हैं, गाड़ी के शीशे टूटते हैं। बारिश और गोलियों की आवाज मिलकर माहौल को और डरावना बना देती है। कॉब तुरंत समझ जाता है कि फिशर का सबकॉन्शियस पहले से ट्रेन किया गया है। ये मिशन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। गाड़ी तेज रफ्तार से भागने लगती है। हर मोड़ पर मौत पास आती है। इसी अफरा तफरी में फिशर को गोली लग जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह दर्द से कराहने लगता है। यह देखकर कॉब की धड़कन तेज हो जाती है। वह जानता है कि अगर फिशर इस लेवल में मर गया तो वह सीधे लिम्बो में चला जाएगा। बिना वक्त गंवाए कॉब फैसला करता है कि उन्हें और गहरे जाना होगा। यूसुफ गाड़ी को एक पुल से नीचे गिरा देता है ताकि पहले लेवल में किक तैयार हो सके। उसी पल सब लोग दूसरे
दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। सपना अचानक बदल जाता है। अब वे एक शानदार होटल में होते हैं। यहाँ माहौल बेहद शांत होता है, लेकिन यह शांति धोखा देने वाली होती है। ऊपर वाले लेवल में वैन हवा में लटक रही होती है और उसका असर नीचे के सपने पर पड़ने लगता है। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फर्श दीवार बन जाती है और दीवारें छत। चीजें अपनी जगह छोड़ने लगती हैं। इस पूरे लेवल की जिम्मेदारी आर्थर पर होती है। उसे फिशर को जिंदा रखना होता है ताकि सही वक्त पर किक मिल सके। बिना ग्रेविटी के उसकी लड़ाई किसी सपने जैसी नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत जैसी लगती है। हर मूव के साथ वह समय को बचाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि अगर वह यहाँ हार गया तो नीचे वाले सभी लोग हमेशा के लिए फंस जाएंगे। किसी तरह वह फिशर को लिफ्ट के अंदर बांध देता है और आखिरी किक की तैयारी करता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। कॉब को एहसास होता है कि फिशर के दिमाग का सबसे गहरा हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। उन्हें तीसरे लेवल में जाना ही होगा। अब सपना और भी गहरा हो जाता है। तीसरा लेवल एक बर्फीली दुनिया में खुलता है। चारों तरफ सफेद बर्फ, तेज हवा और दूर एक विशाल किला दिखाई देता है। ये किला फिशर के दिमाग के सबसे गहरे राज की रखवाली कर रहा होता है। यहाँ माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा होता है। गोलियां चलती हैं, विस्फोट होते हैं और हर कदम पर जान का खतरा होता है। ईम्स और कॉब मिलकर किले के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। ऊपर के लेवल्स मेन किक के लिए सेकंड गिने जा रहे होते हैं और नीचे यहाँ हर सेकंड घंटों के बराबर होता है। और तभी सबसे गलत समय पर कॉब की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है। माल अचानक प्रकट होती है। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द, गुस्सा और अपनापन होता है। बिना कुछ कहे वह फिशर को गोली मार देती है। फिशर वहीं मर जाता है और उसका दिमाग सीधे लिम्बो में गिर जाता है। ये देखकर कॉब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब हालात हाथ से निकल चुके होते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कॉब जानता है कि अगर मिशन बचाना है तो उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, यानी लिम्बो। फिशर के मरते ही सब कुछ पल भर में बदल जाता है। तीसरे लेवल की बर्फीली दुनिया अचानक और भी शांत हो जाती है, जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। कॉब जानता है कि अब हालात उनके हाथ से लगभग निकल चुके हैं। फिशर लिम्बो में गिर चुका है और अगर वह वहीं फंसा रहा तो इंसेप्शन कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि लिम्बो में उतरने का मतलब है अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। कॉब बिना ज्यादा सोचे एरियाडने की तरफ देखता है। दोनों जानते हैं कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। लिम्बो वह जगह है जहां समय खत्म हो जाता है, जहां इंसान सालों फंसा रह सकता है और हकीकत को भूल सकता है। फिर भी दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं और लिम्बो में उतर जाते हैं। लिम्बो की दुनिया किसी टूटे हुए सपने जैसी होती है। चारों तरफ अधूरी इमारतें, टूटी सड़कें और वीरान गलियां होती हैं। ये कोई अनजान जगह नहीं होती, बल्कि पूरी तरह कॉब की यादों से बनी होती है। हर इमारत, हर गली, हर कोना उसके अतीत का हिस्सा होता है। यही कॉब और माल ने कभी साथ मिलकर पूरी एक दुनिया बसाई थी। यही उन्होंने सालों बिताए थे। एरियाडने इस जगह को देखकर डर जाती है, लेकिन कॉब शांत रहता है। वो इस दुनिया को पहचानता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई जेल है। आगे बढ़ते हुए कॉब को माल की मौजूदगी महसूस होने लगती है। वह हर जगह होती है। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी यादें। माल अब भी यही मानती होती है कि यह दुनिया असली है और कॉब को यहीं रह जाना चाहिए। आखिरकार कॉब और माल आमने सामने होते हैं। माल कॉब से कहती है कि बाहर की दुनिया असली नहीं है। वह उसे याद दिलाती है कि यहाँ वे खुश थे, यहाँ उन्हें कोई दर्द नहीं था। वह कॉब को बहकाने की कोशिश करती है कि वह बच्चों, जिम्मेदारियों और अपराध बोध को छोड़कर यहीं उसके साथ रहे। लेकिन इस बार कॉब भागता नहीं है। वह पहली बार अपने डर का सामना करता है। वह माल को बताता है कि वह जानता है कि वह असली नहीं है। वह सिर्फ उसकी याद है, उसका अपराध बोध है। यह कहना कॉब के लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मतलब है माल को हमेशा के लिए छोड़ देना। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करता है, माल की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये पल कॉब के लिए दर्दनाक भी होता है और आजादी देने वाला भी। पहली बार वह अपने अपराध बोध से मुक्त होता है। उसी दौरान एरियाडने फिशर को ढूंढ लेती है। वह उसे उस कमरे तक ले जाती है जहां उसके पिता की यादें कैद होती हैं। वहां फिशर को वो एहसास कराया जाता है जिसकी उसे जरूरत होती है। उसे लगता है कि उसके पिता चाहते थे कि वह अपनी जिंदगी खुद जिए, न कि कंपनी के बोझ तले दबकर। यही वह विचार होता है जो फिशर के दिमाग में जड़ जमा लेता है। यही इंसेप्शन की सफलता होती है। अब समय बहुत कम बचा होता है। सभी लेवल्स पर एक साथ किक तैयार की जाती है। तीसरे लेवल में विस्फोट होता है। दूसरे लेवल में लिफ्ट गिरती है। पहले लेवल में वैन पानी में गिरती है। समय जैसे थम सा जाता है। हर लेवल पर मौत और वापसी के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क होता है। एक एक करके सब लोग ऊपर लौटने लगते हैं। एरियाडने और कॉब भी लिम्बो से बाहर निकलते हैं। सब लोग आखिरकार प्लेन में वापस आ जाते हैं। प्लेन लैंड करता है। बाहर सब कुछ सामान्य होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। फिशर शांत नजर आता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसने जो फैसला लिया है वह उसका अपना है। इंसेप्शन पूरी हो चुकी होती है। कॉब इमिग्रेशन से गुजरता है। इस बार कोई उसे रोकता नहीं है। वह घर पहुंचता है। उसके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। कॉब उन्हें पुकारता है और वे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। वह उन्हें गले लगाता है। यह पल किसी भी सपने से ज्यादा सच्चा लगता है। आखिर में कॉब टेबल पर अपना टोटेम घुमा देता है। टोटेम घूमता रहता है। कॉब उसे देखने के बजाय अपने बच्चों की आवाजों की तरफ ध्यान देता है। कैमरा धीरे धीरे उस घूमते हुए टोटेम पर टिकता है। टोटेम लड़खड़ाता है या नहीं, यह हमें नहीं दिखाया जाता। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल हमारे दिमाग में छोड़ जाती है, क्या यह सपना
सपना था या हकीकत। और शायद असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि अगर इंसान खुश है, अगर उसने अपने डर और अपराध बोध को छोड़ दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वह सपना है या सच। यही इंसेप्शन है, एक ऐसा विचार जो एक बार दिमाग में बैठ जाए तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।